पिता गुड इवनिंग, रोहन गुड इवनिंग, सुभाश्री गुड इवनिंग. बताइए, हाउ आर यू ऑल? Good, sir. How are you? आई एम गुड. पढ़ाई सही से चल रही है? स्कूलिंग एक्स्ट्रा स्कूल्स अभी जा रहे हैं आप लोग? एग्जाम्स की कुछ प्रिपरेशन हॉलीडे मिलेंगे आपको? अरे रोहन, कहाँ अतुल बोल डाला, नहीं बोला बेचारा, डर गया. क्यों डर गया? नहीं व्हाट सर, हैपेंड? अभी स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अभी ना प्रैक्टिकल्स हमारे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा. तो स्कूल में कितना टाइम देते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए हॉलीडेज? 10 दिन। अच्छा, 10 दिन. तो एनफ है 10 दिन आई थिंक. नहीं और आपके एग्जाम्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? कितना टाइम एग्जाम्स आपके चलेंगे? फाइनल सर, एग्जाम्स के? हाँ सर, फाइनल एग्जाम हमारे ना 20 से स्टार्ट हो रहा है और अच्छा. 16 को खत्म हो जाएगा। मतलब वही कब से शुरू हो रहा है? 10 से शुरू हो रहा है? 16 मार्च को या सॉरी अच्छा 16 अच्छा मार्च अच्छा. को ओके ओके, मतलब पूरा एक वही मंथ तो लेंगे एग्जाम्स. कुल मिला के 1 महीने या सर। हाँ, वो और एक सर महीने जिसमें क्या है ना, सर देखिए हमारे ना बायो के पेपर में ज्यादा टाइम मिल गया है। पूरा अच्छा हाफ मंथ मिला है। अच्छा. 60 मतलब तो पूरा 16 दिन ना हमें बायो प्रिपरेशन करने के लिए मिला है। ठीक. नहीं, ऐसा नहीं है. वो थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखना पड़ता है ना, उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं वो. तो हाँ तो आप हम क्यों मतलब ना अपनी स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। हाँ, पीसीबी अच्छा वालों अच्छा. को ना बायो के लिए ना कुल मिला के 16 डेज मिले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है. आप थोड़ी ये सारा टाइम बायो को ही डेडिकेट करोगे, ठीक है? तो हाँ आपने सच में। उसमें से कुछ टाइम, हाँ हाँ, आप उसमें से केमिस्ट्री के लिए, लास्ट में है, फिजिक्स के लिए. बायो का पेपर लास्ट में है। बायो का पेपर हाँ, लास्ट में है। गुड. तो उसी उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर लो, है ना? तो पता है इस टाइम ना मैं बायो की प्रिपरेशन थोड़ी स्लो कर दिए हैं। अच्छा. नहीं, स्लो बिल्कुल भी हाँ। नहीं करना. थोड़ा मतलब उतना स्लो भी नहीं करना कि नहीं उतना ज्यादा ही स्लो स्लो नहीं हो किए जाए. हैं। बट जैसे हाँ. ना कि ज्यादा टाइम देते थे ना, जैसे 4 4 घंटे रिवीजन के लिए 3 4 घंटे दे दिया करते थे, तो उसमें से अच्छा. हाफ कर दिए हैं। हाँ, 1 1.5 घंटे 2 घंटे केवल एक दिन में, मतलब 4 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इस तरीके से पढ़े। ताकि ना इधर गुड. केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत कम टाइम मिला है। हमारे केमिस्ट्री के हम्म. पेपर के लिए केवल 4 दिन का टाइम मिला और फिजिक्स के पेपर के लिए केवल 6 दिन का मिला है। तो अच्छा अच्छा. इधर ज्यादा, हाँ, तो ऐसे इस तरीके से करना है ना कि एग्जाम तक खत्म हो जाए पूरा प्रिपरेशन, ताकि ना जाके आगे थोड़ा उधर केवल रिवीजन करना रहे, फॉर्मूला देखना रहे। दैट्स गुड. बाकी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है? ओके. तो देखिए, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसमें, 12th में. गुड. तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है? इसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी 11th की. रिवीजन क्लासेस में कुछ बैच का शुरू हुआ भी है, मैंने भी शुरू किया है कुछ बैच का. तो उसमें स्पीड थोड़ी तेज रहती है. मोटो इसका यही है कि आपको नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे से कवर करा दिया जाएगा 11th क्लास के, ठीक है? क्या चल रहा है अतुल? तेरा नंबर पेस्ट कर दूं? अरे रोहन, नहीं, नंबर ऐसे पेस्ट नहीं करते यहाँ पे. ओके, देखिए स्टूडेंट्स. ओके, चिट चैट खत्म कीजिए. एनवायरमेंटल इश्यूज इज द नेम ऑफ चैप्टर. और आज जो है हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सेशन नंबर 1. गुड. तो स्टार्ट करें क्लास. आई होप सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. तो देखिए, पोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है,
सुना होगा आपने बहुत पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन है क्या चीज? हम पोल्यूशन को मेजर कैसे करेंगे? इंटेंसिटी क्या है पोल्यूशन की, है ना? तो एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, सॉइल और वाटर, इट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी चेंज होगी, लेकिन ये चेंज जो है अनडिजायरेबल चेंज हम इसको कहेंगे। ठीक है, ये चेंज हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, ना ही अच्छी होगी एनवायरनमेंट के लिए, ना ही फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चेंज एयर में हो, सॉइल में हो, वाटर में हो, हम इसको पोल्यूशन ही कहेंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। ठीक है, एंड दैट इज responsible for the undesirable change in the environment, it is called as pollutant. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, और हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते हैं आप। इट इज ग्राफ शोइंग PM 10 कंसंट्रेशन फ्रॉम द ईयर 1982 टू द ईयर 2015। ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स का ये ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PM 10 कंसंट्रेशन शो कर रहा है। PM मींस पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? स्मॉल स्मॉल साइज के डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो उनका साइज अगर 10 माइक्रोमीटर है तो हम उसको PM 10 कहेंगे। ठीक है, उसका साइज 2.5 है, 2.5 माइक्रोमीटर, तो हम उसको क्या कहेंगे? PM 2.5। ठीक है, मैंने 2.5 इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ने भी वाले हैं PM 2.5 के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1982 में PM 10 कंसंट्रेशन कितने कम थे, है ना? यही होंगे कुछ 40 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इतने ही होंगे, है ना? उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, और 2015 में देखिए आप उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, 40 माइक्रोग्राम से इंक्रीज होके 600 माइक्रोग्राम्स ऑलमोस्ट पहुंची है कंसंट्रेशन। तो कुछ तो गलत हो रहा है एयर की क्वालिटी में, इजंट इट? इतना ज्यादा इंक्रीज अगर हो रहा है पार्टिकुलेट मैटर, तो पोल्यूशन तो हो रही है। डोंट यू थिंक सो? So how do we control the environment pollution? अब कंट्रोल कैसे करना है? गवर्नमेंट को भी कुछ करना है। गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव्स लेगी तो ही पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अकेला बंदा क्या करेगा? देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लॉन्च किया गया इन द ईयर 1986। ठीक है, इसके मोटो क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। अभी का रोहन, अभी का डेटा नहीं आया है, बहुत बुरा डेटा है। ठीक है, दिल्ली का, बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें लेवल्स जो हैं 750 भी क्रॉस कर चुका है। ओके, सो दिस इज प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स। सबसे पहले एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और एनवायरमेंट के पोल्यूटेंट्स जो हैं, हमें उनकी एमिशन भी कम करनी है, उनके लेवल्स भी कम करने हैं। ठीक है, in order to control the environmental pollution, Government of India has passed Environmental Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water, soil. ठीक है, तो इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। एयर पोल्यूशन, है ना, आपने देखा होगा पिछले दिनों में, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो बिल्कुल सामने वाला बंदा भी दिख नहीं रहा था, इतना ज्यादा विजिबिलिटी कम हुई थी। फॉग का कंटेंट, स्मॉग का कंटेंट इतना ज्यादा एयर में हुआ था, है ना? आज तो थोड़ा क्लियर हुआ है मौसम, वरना धूप भी नहीं दिन में लग रही थी। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, so let us study about air pollution and what are pollutants in air. तो एक सिंपल सी, साधारण सी परिभाषा, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं पॉल्यूशन की। साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं पॉल्यूशन को?
any undesirable change, undesirable जो वांछनीय नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, undesirable, any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, land, सॉइल के लिए टर्म यूज कर लें, जमीन पे मिट्टी है, सॉइल है. सो एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, सॉइल और वाटर. पॉल्यूटेंट क्या होगा भाई? ऐसा एजेंट जो पॉल्यूशन कर रहा है, जैसे हम कहते हैं एलर्जन, ऐसा एजेंट जो एलर्जी कर रहा है. सो पॉल्यूटेंट, agents that bring about such an undesirable change. How do we control the environmental pollution? तो भाई कैसे कंट्रोल करें? क्या क्या मेजर्स होने चाहिए? सरकार ने इसके खिलाफ क्या करा है? गौर से पढ़िए. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसमें क्या कहा गया जी? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स. बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की. हवा, वायु के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है. एयर जो है इसकी एक कॉम्पोजिशन है. आप जानते हैं एयर में गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी है और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पानी है. गैसेस का जब जिक्र करते हैं तो हवा में नाइट्रोजन गैस है ना? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है. हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और भी कितनी सारी गैसेस होंगी. जब आप सांस लेते हैं, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर, आप चुनाव नहीं कर सकते, आप चूज नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही अपने नाक के जरिए अंदर लेके जाना है. भाई कोई ऐसा फिल्टर तो नहीं लगा हुआ ना जो एयर में से ऑक्सीजन को ही केवल आपके लंग्स तक भेजेगा? नहीं ना, आप तो पूरी की पूरी हवा अंदर ले जाएंगे लंग्स में. अब उसमें पॉल्यूटेंट्स भी है, उसमें कई हानिकारक पदार्थ भी हैं. मुख्य रूप से एयर पॉल्यूशन करने वाले पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? आप देखिए, यहां पे आपको CO2 दिख रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक सेट मात्रा में. जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, जब उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, तब वो समस्या क्रिएट कर देगी. CO2, डस्ट, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. आप ना ये ध्यान रखिएगा, CFC इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. VOCs, volatile organic compounds, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स. राइट? चलिए, जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स जो बताए हैं, इनको अगर कैटेगरीज में बांटना हो, 3 मेन कैटेगरीज ले लीजिए भाई. गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर, Air pollution is the occurrence or presence of any material or gas in the air in such a concentration that is harmful to man, plants, or animals or other organisms, and even for the environment. ठीक है, तो बहुत सारे काजेस हैं एयर पोल्यूशन के. स्मोक स्टैक ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स, अदर इंडस्ट्रीज, वो क्या करते हैं? दे रिलीज द पार्टिकुलेट मैटर along with the gaseous air pollutants. ठीक है, उनसे हार्मलेस गैसेस भी निकलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, एंड दे रिएक्ट विद दिस एंड दे फॉर्म द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स देयर. Pollutants from automobiles, locomotives, aircraft, exhausts in the cities, they constitute major part of total air pollution. ठीक है, जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से, ट्रैफिक से, ठीक है, वो भी एक मेजर पोर्शन है एयर पोल्यूशन का. Combustion of
incomplete combustion of carbon contents of fossil fuel, wood, charcoal. They also produce carbon monoxide, carbon dioxide and sulfur dioxide, जो कि pollutants हैं. नेचुरल सोर्सेज की बात करें, ठीक है, पोलन, डस्ट, स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक एश, ठीक है, विच आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है. तो सोर्सेज अगर हम देखें, काजेज अगर हम देखें, दोनों हैं, नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है, ठीक है. तो एयर पोल्यूटेंट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पोल्यूशन सोर्स, उसको हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है. रिएक्शन बिटवीन टू प्राइमरी पोल्यूटेंट गिव राइज टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है. जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, ठीक है. तो एयर पोल्यूटेंट गैसेस हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, दे आर ऑल प्राइमरी गैसियस पोल्यूटेंट्स, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, याद रखिए, ठीक है. इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, दे इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. इससे क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इट इज मच हायर, ठीक है, बहुत ज्यादा हायर है व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन. ओके, तो उन जगहों पे जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और डेथ का भी खतरा है. तो आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि कुछ लोग जो है जैसे सोते हैं उसी हाल में उनकी डेथ हो जाती है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. स्लो डेथ इसको कहा जाता है. देन वी हैव द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड, ऑयल रिफाइनरीज से निकलता है, स्मेल्टर और कंबस्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स एटसेट्रा, ठीक है. इट कैन कॉज एसिड रेन, स्टोन कैंसर, आई इरिटेशन, इवन सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड. उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है. इससे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस फॉर एग्जांपल, ठीक है. और हाइड्रोकार्बन से कैंसर होता है, ठीक है. तो ये सबसे डेंजरस है. पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें, एरोसॉल्स. एरोसॉल क्या होता है, इट इज वेपर केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है. तो इनके बहुत सारे सोर्सेस हैं. सबसे ज्यादा इनके जो इमिशन है वह कहां से होता है, रेफ्रिजरेटर्स एक्स्ट्रा जो कूलेंट्स होते हैं उनसे होता है, ओके. और इसका मेजर इफेक्ट क्या है एरोसॉल्स का, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन. नेक्स्ट इज स्मोक, है ना. स्मोक क्या है, इट इज विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन, ठीक है. स्मोक में कैसे बनता है, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसी से स्मोक प्रोड्यूस होगा. इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर विजिबिलिटी इससे बहुत कम हो जाती है. डस्ट, मिस्ट, है ना, ये फैक्ट्री से रिलीज होता है. पोलन, स्पोर, सिस्ट एंड बैक्टीरिया, ये नेचुरल सोर्सेस हैं पोल्यूशन के. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर, है ना, PM 2.5 इसको कहा जाता है, ठीक है. अगर साइज पार्टिकुलेट मैटर का इससे कम है, ठीक है, दे आर काजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, ये डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं. अगर साइज ज्यादा है तो लंग्स के अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन साइज कम है लंग्स के अंदर जाएंगे. इवन लंग्स के अंदर ही नहीं, ये अल्वियोलाई के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है. एंड दे कैन कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, डिजीजेस, है ना, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू द लंग्स एंड इवन प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है. Now let us continue studying some other air pollutants.
एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये वातावरण में रिलीज हो रहे हैं, या नेचर खुद भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि ये पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं? यस, दोनों तरह से हो रहे हैं। सोर्सेस जो है ना एयर पोल्यूशन के सोर्सेस, एक तो है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो इज रेफरिंग टू ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमंस के कारण जेनरेटेड जो है, एग्रीड, हम इंसानों ने बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को और पहुंचा रहे हैं। सो एंथ्रोपोजेनिक वो हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज तरह तरह की, है ना। इसके अलावा जो व्हीकल्स चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, वहां से पॉल्यूशन हो रहा है, अगर हम ह्यूमंस की दखलंदाजी की बात करें, राइट। देन नेचर स्वयं भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल सोर्सेज भी हैं। नेचुरल कौन से? प्रोड्यूस बाय सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन। अब आप कहेंगे भाई नेचर खुद कैसे अपने आप को पॉल्यूट कर रहा है? यस, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी जब फटते हैं, कितना लावा, कितनी हार्मफुल गैसेस, कितनी ऐश सब रिलीज होती है। सैंडस्टॉर्म, जब तूफान आ जाते हैं रेगिस्तान में, तो वो जो रेत वो सब उड़ रही है हवा में, वो भी तो पॉल्यूट कर रही है ना एयर को। अब आप समझे बात है, नेचुरल सोर्सेज भी हैं, लेकिन नेचुरल सोर्सेज जो है ना, वहां पे नेचर का अपना एक बड़ा ही खूबसूरत मैकेनिज्म है कि धीरे धीरे वो चीज अपने आप को सस्टेन कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाने के कारण वो बियॉन्ड लिमिट्स हो चुका है और नेचर अपने आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंथ्रोपोजेनिक अगर सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, गौर फरमाइए, ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल, कितनी गाड़ियां बढ़ गई, एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, एग्रीड, जगह जगह से आने वाली स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग, राइट, फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं, इवन, है ना, वहां से भी हो रहा है धुआं। एरोसोल्स, है ना, कई तरह के एरोसोल्स हम यूज कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। नेचर में क्या क्या वजह है? ज्वालामुखी का फटना, एक वॉल्केनो जब फटता है तो उसके आसपास के कितने किलोमीटर्स का एरिया पॉल्यूट हो जाता है, और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे हैं तो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर तक के एरिया को उन्होंने प्रभावित करा है। पॉलन ग्रेन्स, यस, एग्रीड, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और पॉलन ग्रेन्स जब हवा में रिलीज हुए हैं, सो वो भी पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, है ना। आप कहेंगे कि भाई वो तो जरूरी है ये कि पॉलन ग्रेन जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचेंगे, फीमेल प्लांट तक, फीमेल फ्लावर तक, तभी तो पॉलिनेशन होगा। लेकिन भाई अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो वहां तो गड़बड़ हो रही है ना। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स, यू नो दैट, है ना। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, बहुत ही भयंकर नतीजे होते हैं इस चीज के। Sources of air pollution, they can be natural, they can be anthropogenic. ठीक है, anthropogenic are caused by human activities. ठीक है, हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलाते हैं, उनसे एमिशंस जो होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री एमिशंस हो रहे हैं, एरोसॉल्स, दे आर कंटिन्यूसली एडेड इन द एटमॉस्फेयर, दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दीस डेज। नेचर की बात करें, नेचुरल सोर्सेज की बात करें, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय substances of natural erosion, जैसे कि volcanic eruptions, allergen, forest fire, etc. But natural resources environment has capacity to renew itself. But if the disturbances are human जिससे कि ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। सो व्हाट आर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स? लेट अस स्टडी अबाउट इट नाउ। नहीं,
हवा में सांस तो जानवर भी लेते हैं, चाहे हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं, चाहे जमीन पे रहने वाले जानवर हैं. सो इट्स नॉट ओनली ह्यूमंस व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, इट्स द एनिमल्स आल्सो, प्लांट्स आल्सो, राइट? प्लांट्स को भी प्रभावित कर रहा है एयर पॉल्यूशन, इनफैक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. जहां भी एयर जरूरी है, और एयर तो सबके लिए जरूरी है ना? ह्यूमंस में कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं. शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पढ़ा था ना, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाना. सर दर्द होना, एक इरिटेशन रहना, नोजिया फीलिंग, मतलब जी मिचलाना, एक चक्कर आने वाली फीलिंग, आंखों में जलन, कॉन्जेंटाइवा में पॉल्यूशन लेवल जब बहुत बढ़ता है तो आप जानते हैं कि आंखों में भी जलन होने लगती है. लंबे समय तक अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, लंग्स का कैंसर तक हो सकता है. इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, ब्रेन डैमेज, किडनीज को इफेक्ट कर सकती है ये चीज. एयर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है जिसमें आप ब्रीद कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं भाई आपके लंग्स में पहुंचने वाले वो खतरनाक केमिकल्स गैसियस फॉर्म में, पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में, या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके ब्लड के जरिए आपके पूरी बॉडी में पहुंच रहे हैं. और ब्लड तो हर ऑर्गन, हर टिश्यू तक पहुंच रहा है, तो उन हार्मफुल केमिकल्स को सब जगह पहुंचाता जाएगा वो. तो जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं वो प्रभावित होंगे. तो एयर पॉल्यूशन जो है केवल आपकी सेंसरी सिस्टम यानी आंखों के लिए, नाक के लिए, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों की, ज्यादा पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करें, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, पूरी बॉडी फिजियोलॉजी प्रभावित होती है इंसान की. एज आई टोल्ड यू, एयर पॉल्यूशन का असर सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं है, पूरे इकोसिस्टम में प्रेजेंट जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे कंज्यूमर्स हैं, या इवन डीकंपोजर्स भी, सबको प्रभावित कर रहा है. देयर इज डैमेज टू द प्लांट्स एंड इट इज अफेक्टिंग द एनिमल्स आल्सो. आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में से निकलने वाला ये जो धुएं के इतने बड़े बड़े गुब्बार हैं, वो इमेजिन कीजिए कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के लिए कितने नुकसानदायक होंगे. एडवर्स इफेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे थे कि भाई शॉर्ट टर्म इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में क्या है. अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, शायद आप फेमिलियर होंगे इस टर्म से, स्मॉग से, है ना? आप कहेंगे सर फॉग सुना है, स्मोक सुना है, ये स्मोक और फॉग के मिलने से स्मॉग बन जाता है. दिल्ली के आसपास में रहने वाले लोग या जो दिल्ली में है बच्चे, आप भली भांति फेमिलियर होंगे कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम अप्रोच करता है, वैसे वैसे ही मीडिया में ये बात बहुत हाईलाइट हो जाती है, स्मॉग. विजिबिलिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है स्मॉग के कारण कि शायद चंद मीटर तक भी दिखाई नहीं देता है. हम पढ़ेंगे इसका इतिहास कि लंदन स्मॉग जो है, वहां से ये बात शुरू हुई थी, और फिर धीरे धीरे अब तो शायद ये पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं, डस्ट हवा में पहुंचा, तापमान कम हो रहा है, सर्दियां जैसे जैसे आ रही हैं टेम्परेचर कम हुआ, पानी भी प्रेसिपिटेटेड है, फॉग भी है. अब हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें मिल करके, आप कहेंगे कि सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, गैसेस हैं, सब कुछ मिल करके सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं कि अल्टीमेटली एक थिक लेयर बन जाती है स्मॉग की. सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें आंखों में इरिटेशन होती है. यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, जरा गौर से देखिएगा. लंदन स्मॉग 1952, सन 1992 में यह ऑब्जर्व किया गया. हुआ क्या कि दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है. आप जानते हैं लंदन में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और लोगों ने अपने आप को गर्म रखने के लिए कोयले का काफी इस्तेमाल करा.
1952 की बातें हैं। इतना ज्यादा कोल बर्न होगा तो आप जानते हैं कितने हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में। तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला, तब वैज्ञानिक एनवायरमेंटलिस्ट्स इस बात को समझे कि ये स्मॉग आखिर में है क्या। 1 लाख के करीब लोग इससे प्रभावित हुए, बीमार हुए और 12,000 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। Short-term effects, if we talk about, are pneumonia, headache and nausea. ठीक है, जो कि कुछ टाइम में ठीक भी हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें, दे आर ब्रेन डैमेज, लंग कैंसर एंड वेरियस टाइप ऑफ डैमेज दैट आर काज्ड इन द लंग्स। ठीक है, एयर पोल्यूशन काज डैमेज टू प्लांट एंड आल्सो दे अफेक्ट एनिमल लाइफ इन द एनवायरनमेंट। इट रिड्यूसेस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द प्लांट एंड आल्सो काजेस प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। प्रीमेच्योर डेथ कैसे होगी? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज एसिड रेन एंड व्हाट आर काजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन। संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बनी हुई ये मॉन्यूमेंट धीरे धीरे रंग फीका पड़ने लगा, कुछ इस तरह से येलो, वो स्टोन येलो होने लगा। जो इतने सालों से इमारत खड़ी थी वो अचानक ही क्या ऐसा हो गया कि उसका रंग बदलने लगा? द रीजन इज एसिड रेन, एसिड, तेजाब। क्या तेजाब की बारिश हो सकती है? यस। जरूरी नहीं है कि एसिड उतना ही कंसंट्रेटेड हो जैसा कि आप अपनी लेबोरेटरीज में देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा जरूरी नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में भी तो है, प्रभावित तो वो भी करेगा। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि भाई आगरा के आसपास के इलाके में, मतलब ताजमहल जहां सिचुएटेड है उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरियाज में कुछ बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी इंडस्ट्रीज थी, कुछ छोटी इंडस्ट्रीज थी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी है पास में ही। तो वहां से उठने वाला धुआं, हार्मफुल केमिकल्स हवा में जाकर के पानी के साथ मिलके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन डेंजरस बन रहा था जिसे एसिड रेन कहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ। ठीक है, समझे एसिड रेन का ये पूरा मैकेनिज्म? गौर फरमाइएगा, आप भी नोट कर लीजिएगा। सल्फर बर्न्स फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी डेंजरस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस कर ही रही। हवा में पहुंची ये चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन की भी कई ऑक्साइड्स हैं। सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है, फिर जब बारिश होती है तो वो धरती पे आएगा, है ना, बड़ी बड़ी इमारतों को प्रभावित करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन इज अफेक्टिंग द प्लांट्स ऑल्सो। जब वो पानी में जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। देयर विल बी डेथ ऑफ मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। चलिए एक और विशेष बात बताता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? इतिहास की
शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल मिस हैपनिंग, एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी कैसे हुई और कब हुई? 2 दिसंबर की रात, तो इसलिए हमने 2 to 3 2nd to 3rd दिसंबर लिखा है। 2 दिसंबर की रात सन 1984 1984, भोपाल विच इज इन मध्य प्रदेश, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का यह केमिकल लीक हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने से, रात का समय था, लोग सो रहे थे, फैक्ट्री में से ये गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते कई किलोमीटर के दायरे को इसने घेर लिया। ये जहरीली पॉइजनस गैस जैसे जैसे इनहेल करी, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कुछ विकलांग भी हो गए इसके कारण से। यह प्रभावित करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, शरीर के हर सिस्टम को। गर्भवती महिलाओं पे बहुत ही दुष्प्रभाव हुए इसके, और कई वर्षों तक लोगों को इसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बयान कर रही हैं इस विपदा को, इस ट्रेजेडी को, इस त्रासदी को। स्टूडेंट्स, एसिड रेन इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट एंगस। ठीक है, इट इज रेनफॉल जिसका पीएच जो होता है इट इज लेस देन 5.65। ठीक है, इससे अगर कम होगा पीएच तो रेन एसिडिक होती है। तो एसिडिक रेन जो है हाईली एसिडिक भी फॉल हुई है। कुछ जगहों पे देखा गया है कि पीएच इवन 3.5 से भी कम गया है एसिड रेन का। ठीक है, रीजंस क्या है एसिड रेन के? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हेन दे कंबाइन विद वाटर एसिड रेन होती है। ठीक है, तो इफेक्ट्स बहुत ही डेट्रीमेंटल हैं। इट डैमेज फोलिएज एंड ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। लीव्स हैं प्लांट के, ग्रोइंग पॉइंट से, मेरिस्टम्स हैं, न्यूली डेवलपिंग बड्स हैं, वो डैमेज होते हैं। It also causes leaching of essential minerals like calcium, magnesium, nitrates and sulfate from the soil. ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके उनको लीचिंग होती है। लीचिंग होती है वॉशिंग डाउन ऑफ मिनरल्स इनटू डीपर हॉरिजन ऑफ सॉइल, है ना। तो टॉप हॉरिजन में होंगे प्रेजेंट तो प्लांट उनको यूटिलाइज करेगा, नीचे चले गए तो प्लांट्स के लिए वो अनअवेलेबल बन जाएंगे। It also causes release of ammonium in the soil surface, which reaches the nearest water body, and soluble ammonium is toxic to the fish. इतना ही नहीं, it also corrodes metals, marble, painted surface, slate, etc. This phenomenon is called as stone leprosy. जब corrosion करता है एसिड रेन तो प्रोसेस को कहा जाता है स्टोन लेप्रासी। बेस्ट एग्जांपल इसकी ताजमहल में देखी जाती है। ताजमहल एट आगरा इज थ्रेटन्ड बाय corrosive एक्शन ऑफ एसिड डिपोजिशन। ठीक है, पोल्यूशन वहां पे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने विजिट किया है ताजमहल तो उसका जो डोम है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगा है। इट इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अब उसको पेंट करके फिर से व्हाइट बनाया जा रहा है। कोई डाउट यहां तक? Let's solve some of the questions. Increase in atmospheric concentration of which gas cause acid rain? तो बताइए एसिड रेन किस गैस से हो सकती है? छह स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है।
आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो जतिन, अतुल, अर्पिता, ऋतिक, अभिरूप एंड ऐश्वर्या ने सही जवाब दिया है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन से होती है एसिड रेन। तो देखिए, पार्टिकुलेट मैटर दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ओके, बाय विंड इट इज कैरिड टू द क्लाउड्स। ठीक है, गैसेस एंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अमोनियम आयंस एटसेट्रा। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, दो टाइप की डिपोजिशंस होती हैं वहां पे। एक होती है ड्राई एसिड डिपोजिशन, जहां पे गैसेस बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड। ठीक है, और ये गैसेस जो होते हैं एसिडिक गैसेस होती हैं, दे आर ब्लोन अवे विद द विंड। ठीक है, एसिड गैसेस फॉर्मेशन होती हैं। दूसरी डिपोजिशन होती है वेट डिपोजिशन, है ना, जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कम डाउन एज एसिड रेन। ठीक है, इन फॉग एंड इवन स्नो। ठीक है, एसिड रेन से क्या होगा, लीचिंग होगी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, है ना, अल्मोनियम सॉइल से रिलीज होगा जो कि वाटर बॉडीज में जाएगा, टॉक्सिक है फिश के लिए, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी लीचिंग होगी। ठीक है, another question, which of the following statement is wrong in case of Bhopal gas tragedy? So Subhashri, Rohan, Jatin, Atul, Rutik, Avirup, Aishwarya and Krishna are correct this time. आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो एक्टिव फॉल आउट इनकल्फर्ड होल भोपाल। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, भोपाल सिटी अभी भी सही सलामत है। ठीक है, सो इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 23, 1984, ये करेक्ट है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज टुक प्लेस, करेक्ट है। थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डाइड, ये भी करेक्ट है। ओके, भोपाल गैस डिजास्टर occurred on 22 December 1984। कौन सा गैस रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, डिड यू नो स्टूडेंट्स, लाइकन्स एंड ओल्ड मैन बर्ड आर बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, लाइकन्स क्या है, एसोसिएशन बिटवीन अलगे एंड फंजी, हमने पढ़ा है, या फिर ओल्ड मैन बर्ड जो है, ठीक है, ये बायो इंडिकेटर हैं एयर पोल्यूशन के। ये उन जगहों पे ग्रो नहीं करेंगे जहां पे कौन सी पोल्यूशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन होगी, कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, मॉजिस आर आल्सो बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होंगे एयर में, वहां पे मॉजिस की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, सो लाइकन्स, मॉजिस, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन पोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। Question says, according to Central Pollution Control Board, what size in diameter of particulate matter is responsible for causing harm to human health?
तो देखिए 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। सुभाश्री, रोहन, आरफा, अतुल, ऋतिक, ऐश्वर्या। 6 हो गए। यस। तो आंसर है 2.5 माइक्रोमीटर्स। So according to Central Pollution Control Board, particulate matter जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा, they are responsible for causing the greatest harm to human health, है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं they can be deep inhaled inside the lungs, है ना, ब्रांक्यूल्स के अंदर दाखिल होते हैं, and respiratory symptoms such as irritation, inflammation, damage to lungs and premature death can happen. Another question, which one of the following statement is not valid for aerosols? क्वेश्चन जो है नीट 2017 में पूछा गया था। इस टाइम 5 स्टूडेंट्स ने दिया है सही जवाब, रोहन, जतिन, आरफा, ऐश्वर्या एंड रिया। तो आंसर इज दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए एरोसोल्स स्टूडेंट्स, दे आर वेपर केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। इनका सोर्स अगर हम बात करें, जेट, emission of jet and supersonic airplanes, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर यूजेस एरोसॉल्स एंड एज रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। इनमें एरोसॉल होता है रेफ्रिजरेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर फिरॉन्स, दे आर द एरोसॉल्स देयर। सॉलिड प्लास्टिक फॉर्म्स में होता है। अगर हम फॉग की बात करें, फॉग भी एरोसॉल है, ठीक है। इट इज ए एरोसॉल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इफेक्ट क्या होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। सिंस दे कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड यूवी एक्सपोजर, इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। दे आल्सो अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न व्हिच लीड्स टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। तो ड्राउट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वहां पे। अब हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वी हैव मेनी मेथड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो इन डिवाइसेस का यूज करके हम एयर पोल्यूशन की एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं एट द सोर्स लेवल। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जहां भी फ्रॉम द कोल कोयला जलेगा तो भाई ऑब्वियसली हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं। आप जानते हैं इतनी बड़ी चिमनी होती है, स्मोक स्टैक जिसे कहते हैं, जहां से धुआं निकल रहा है। तो अब करना क्या है भाई, धुआं तो ठीक है हवा में रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले उस स्मोक में से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को अलग कर देना है, रिमूव करना है, वातावरण में नहीं जाने देना। सो हियर कम्स द रोल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बेसिक मैकेनिज्म हम समझेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या है। सो आप देखेंगे यहां पे दिखाया जी, एमिशन फ्रॉम द कोल पावर प्लांट। ओके, पहले इसे लेकर के जाइए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, उसके बाद हम इसे हवा में रिलीज करेंगे। क्या होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर, जरा समझते हैं। 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर देगा। इट रिमूव्स 99% ऑफ व्हाट? It is removing 99% of the particulate matter। ठीक है, देखते हैं क्या मैकेनिज्म है जी इसका। इधर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का बेसिक जो मकसद है, जो काम है, वो ये है कि जो एयर उसमें एंटर करी
उसमें पार्टिकुलेट मैटर है। उस पार्टिकुलेट मैटर को, उन पार्टिकल्स को किसी तरह चार्ज दे दो, उन्हें नेगेटिवली चार्ज कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर मुख्य रूप से क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड वायर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड वायर्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वायर्स हैं। और यहां पे आप देख पा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कलेक्शन प्लेट्स, ये पॉजिटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, चार्ज का ही खेल है सारा। पार्टिकुलेट मैटर को चार्ज कर दो नेगेटिवली और पॉजिटिव प्लेट से उसे पकड़ लो। अब यहां पे देखिए डर्टी एयर, वो हवा जो कि डर्टी है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस हवा का बहाव हमने इस तरीके से दिखाया। इन इलेक्ट्रोड्स के संपर्क में आने वाले हैं ये डस्ट पार्टिकल्स। यहां पे ये ब्लैक कलर से डस्ट पार्टिकल जो हमने दिखाया, इट इज अनचार्ज्ड डस्ट पार्टिकल। ये वाले जो है ना हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अभी इन पे चार्ज नहीं है, अभी इनको संपर्क में आने दो जरा इस इलेक्ट्रोड के। ये देखिए जी, अब हमने दिखा दिया कि ये लाल रंग के हो गए, दिखाने का तरीका ऐसा नहीं कि वो रेड कलर के हो जाएंगे, इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहां तक चार्ज नहीं है। द मोमेंट इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोना ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, बड़ी हाई वोल्ट होता है इनमें, बड़ा बड़ा हाई वोल्टेज है, जिसके कारण एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कि वहां से गुजरने वाली हवा जो है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स आगे आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। एंड कैन यू सी हियर द पॉजिटिवली चार्ज्ड कलेक्शन प्लेट्स, तो ये नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। अब ये सब इसमें आकर्षित हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स की तरफ और ये सेटल कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा और धीमे धीमे हवा आगे बहती जाएगी। बहुत तेजी से नहीं बहनी चाहिए, बहाव तेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लो रखना है हमें फ्लो उस चीज का, ठीक है जी। सो आप देख रहे हैं दिस वे द डस्ट पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एंड दे आर रिमूव्ड एज यू कैन सी हियर। तो ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इधर से डर्टी एयर आई थी और इधर से क्लीन एयर आगे चली गई। तो स्टूडेंट्स आप जो ये डिवाइस देख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस टू रिमूव ओवर 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर की इमिशन होती है, तो 99% इमिशन से पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर सकते हैं अगर हम इंस्टॉल करें वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके पास अगर हम सेटअप की बात करें, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स that are maintained at several thousand volts which produce a corona, ठीक है। तो कोरोना प्रोड्यूस होगा, कोरोना डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे बहुत सारे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फिर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अटैच होंगे डस्ट पार्टिकल से, है ना। डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन अटैच होंगे, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज क्या आएगा डस्ट पार्टिकल्स का, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उनके साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड हुए हैं। देन दीज ट्रेवल टू द कलेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। ये वाले लगे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट्स लगे हैं, ठीक है। तो जैसे कलेक्टिंग प्लेट्स के पास पहुंचेंगे, वहां पे जितने भी ये पार्टिकल्स हैं कलेक्टिंग प्लेट्स के साथ अटैच हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है, कलेक्टिंग प्लेट्स का चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to the fall, ठीक है। तो वेलोसिटी कम रखी जाती है ताकि डस्ट अच्छे से सेटल हो जाए कलेक्टिंग प्लेट्स से, ओके। और यहां से जो एयर प्रोड्यूस होगी इट विल बी ओनली क्लीन एयर, ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स थे वो कलेक्टिंग प्लेट्स ने कलेक्ट कर लिए। अंडरस्टूड?
कोई डाउट यहां तक? Another device is scrubber. So let us study about the scrubber now. ये सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए है। स्क्रबर के अंदर डर्टी एयर का फ्लो बनाया जाता है और इसमें ऊपर स्प्रे नोजल्स हैं। आप समझ लो कि बड़े बड़े ड्रम जैसी चीज है, बहुत बड़ा सा ड्रम, जैसे गांव देहात में गेहूं रखने वाले एक बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं ना, ठीक है जी, ऐसे बड़े बड़े ड्रम जैसी चीज है जिसमें हम डर्टी एयर का फ्लो कर रहे हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब होगा क्या भाई, उस स्क्रबर में जैसे वो डर्टी एयर विच इज हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड वो एंटर करी, हम ऊपर से बौछार कर देते हैं, ये स्प्रे नोजल्स है ना, हम बौछार कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में पानी, लाइम वाटर जिसे हम कह देते हैं, राइट जी। जब उसकी बौछार होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स ट्रैप्ड इन द सॉल्यूशन। वो जो पानी प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का वो जो सॉल्यूशन, जो लाइम वाटर बना है, वो जब बौछार किया गया उसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके साथ मिल गई, ट्रैप हो गई, और एक्चुअल में वो फिर सारी चीज नीचे आके सेटल कर जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस लाइम, इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फाइड, राइट। नोट कर लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने स्क्रबर के जरिए हटाना था। जब स्क्रबर में से वो पास करी गई, ऊपर से हमने लाइम स्प्रे करा है, जिसके कारण कैल्शियम सल्फाइट बन गया, और वो कैल्शियम सल्फाइट सेटल हो गया है यहां पे नीचे। ये काम था स्क्रबर का। तो देखिए स्क्रबर्स कहाँ से यूज किए जाते हैं? दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट, है ना। एफलेंट में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। दे आर पास्ड थ्रू ए स्लरी ऑफ वाटर क्रशड लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ से वाटर और लाइम स्प्रे किया जाता है, यहाँ पे स्लरी प्रेजेंट होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। अंडरस्टूड? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, व्हेन इट कंबाइंस केमिकली विद द सल्फर, इट प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सल्फर अगर कंबाइन होंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट जो है यहां से कलेक्ट किया जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है, यहां से कलेक्ट कर दिया जाएगा, और यहां से एयर जो निकलेगी, दैट विल बी क्लीन एयर, फ्री ऑफ सल्फर। Understood? What are catalytic converters? Now let us study about them. कैटालिस्ट, गाड़ियां जो हैं, जो धुआं छोड़ रही हैं वातावरण में, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं। भाई चाहे डीजल से चलने वाली गाड़ी है, चाहे पेट्रोल से चलने वाली है, जब वो फ्यूल बर्न हो रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इतनी डेंजरस ये सब्सटेंसेस जो है रिलीज हो रहे हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर इन नुकसानदायक चीजों को कन्वर्ट कर देंगे ऐसे चीजों में जो नुकसानदायक नहीं है, या फिर जो बहुत ही कम नुकसान करने वाली है। ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। द एमिशन फ्रॉम द इंजन, इट इज हैविंग टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है इन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देना ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि टॉक्सिक नहीं है या उतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में ना बड़े ही कॉस्टली मेटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लेटिनम रोडियम, नोट कर लीजिए, प्लेटिनम रोडियम, प्लेटिनम पैलेडियम, महंगे हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए, हमने दिखाया कि इस तरफ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है,
राइट जी। हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस वहां पे हो रही हैं और नतीजा क्या बन रहा है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर उन्हें लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम रोडियम कैटालिस्ट, प्लेटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है जी। इधर रहे हमारे टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू होकर के गुजर रहे हैं तो अब नतीजा क्या बन जाता है वो हम देखते हैं कि इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन्स को। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ। सो आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल दिए गए। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी नुकसानदायक तो नहीं है ना, प्लांट्स एटलीस्ट उसे यूज कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा ना कम नुकसानदायक चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं या ऐसी चीजों में जिनका नुकसान नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बदल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को बदल देंगे नाइट्रोजन गैस में। कैटालिटिक कन्वर्टर जिन व्हीकल्स में है उनमें अनलेडेड पेट्रोल ही यूज होगा, राइट। पेट्रोल लेड वाला यूज नहीं होगा बिकॉज लेड जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को खत्म कर देता है। Now we have catalytic converters, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो ये हार्मफुल गैसेस हैं, these are passed through these catalytic converters, है ना। तो देखिए गाड़ी से धुआं प्रोड्यूस होता है, वहां पे फिट किए जाते हैं ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स। दे हैव कॉस्टली मेटल्स लाइक प्लैटिनम पैलेडियम या फिर प्लैटिनम रोडियम एज कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट जो हैं ये क्या करेंगे, हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करेंगे इन नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को स्प्लिट करेंगे इनटू द नाइट्रोजन गैस जो कि लेस हार्मफुल है। ओके, तो यहां से एयर जो निकलेगा इट विल बी क्लीन एयर। So this is setup of catalytic converters. कोई डाउट यहां तक? Now let us study how to prevent air pollution. Air एक्टेड इन 1981, याद रखिएगा 1981 में एक्ट किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि भाई कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होने चाहिए। हम केवल फॉसिल फ्यूल्स पे निर्धारित डिपेंडेंट रहेंगे, आधारित रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसे बढ़ावा दीजिए। विंड एनर्जी, पवन चक्की सुना होगा ना आपने, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका इस्तेमाल हम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आजकल तो बड़े शहरों में घरों की छतों पे भी बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगने लग गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा व्हीकल्स भी ऐसे बना दीजिए कि जो भाई पेट्रोल या डीजल पे ना चले, तो किस पे चलेंगे, बिजली पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत सारी गाड़ियां नहीं आ रही है ना मार्केट में, इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है जी, इससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा देखिए जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी पॉल्यूशन इतना ज्यादा होगा, तो क्यों ना ऐसा बेहतर हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना बेहतर बनाया जाए कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेथड्स यूज करें। जैसे बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन्स हैं, दिल्ली मेट्रो है जैसे, तो भाई आप वो इस्तेमाल कीजिए,
बेंगलोर में भी है मेट्रो, और भी कई शहरों में है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर सुविधाजनक बनाया जाए कि लोग अपनी गाड़ियां ना लेकर के चलें सड़क पे, है ना, तो भी पोल्यूशन लेवल कम होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में जैसे सीएनजी यूज की जाती है, अभी पढ़ेंगे हम सीएनजी कैसे बेहतर है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। नाउ application of stringent norms for fuels with low sulfur and aromatic content। सरकार ने कह दिया कि भाई जो फ्यूल इस्तेमाल होंगे उसमें सल्फर की मात्रा कम से कम होनी चाहिए और एरोमेटिक कंटेंट कम होना चाहिए। आपने यूरो 3 नॉर्म्स सुने होंगे, है ना। इंडिया में हम भारत स्टेज 3 नॉर्म्स, भारत स्टेज 4 नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। एनसीईआरटी में से भी ये चीज अच्छे से पढ़ लेना, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। यूरो 3 या भारत स्टेज 3 नॉर्म्स के अनुसार 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन सल्फर का कंटेंट होगा डीजल में एंड 150 ppm होगा सल्फर का कंटेंट पेट्रोल में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स 42%। ये हैं भारत स्टेज 3 नॉर्म्स। भारत 4 स्टेज जो है, स्टेज 4 नॉर्म्स क्या कहते हैं, 50 ppm इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल। पहले 350 और 150 था सल्फर का कंटेंट, 350 डीजल में, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, एंड 150 पेट्रोल में। इसे अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि भाई 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 ppm इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा केवल 35% होनी चाहिए। एंश्योर होना चाहिए जितनी भी कंपनीज पेट्रोल डीजल इनका उत्पादन कर रही हैं कि भाई ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे और व्हीकल्स भी इसी के मापदंड के अनुसार होंगे। इंजन जो बना रही हैं कंपनियां, जितनी भी गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं अलग अलग ब्रांड्स की, वहां पे उनके जो इंजन हैं वो भी फॉलो करेंगे इस बात। Air Prevention and Control Pollution Act 1981. It deals with the preservation of air quality and the control of air pollution with a concern for the detrimental effect of air pollution on human health and also on the biological world. ठीक है, तो 1987 में अमेंडमेंट ली गई इसकी, ठीक है, 1981 में जो एक्ट हुआ था, और नॉइज पोल्यूशन को भी ऐड किया गया एज ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स थे। डेवलपिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। डेवलपिंग व्हीकल्स दैट डू नॉट यूज फॉसिल फ्यूल्स, ओके, और इलेक्ट्रिक कार्स को ज्यादा प्रमोट किया जाए। प्रमोटिंग द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल। ठीक है, तो इसी तरह यूरो 3 नॉर्म्स आए, यूरो 4 नॉर्म्स आए, है ना। और इंडिया में कहा जाता है इनको भारत स्टेज 3 एंड स्टेज 4 नॉर्म्स। स्टेज 3 में क्या था, सल्फर कंटेंट मस्ट बी 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल, और हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक जो हैं दे मस्ट बी 42%। ठीक है, अब यूरो 4 में और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई। ठीक है, बताया कि पोल्यूशन के लेवल्स जो हैं वो तो कम नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये 2017 से लागू हैं भारत 4 नॉर्म्स और स्टेज 4। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेंट 50 ppm होना चाहिए बोथ इन पेट्रोल एंड डीजल, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और एरोमेटिक कार्बन्स की परसेंटेज मस्ट नॉट बी मोर देन 35%। ओके, कोई डाउट यहां तक? तो देखिए, लेट अस स्टडी द केस स्टडी ऑफ दिल्ली सिटी। तो हम देखते हैं कि दिल्ली सिटी में कैसे पोल्यूशन के लेवल कुछ हद तक कम हुए।
कि भाई सब धुआं सा लग रहा है, ये स्मॉग लग रही है। बिल्कुल जी, विंटर सीजन में बड़ी कॉमन बात हो जाती है देखने में। दिल्ली में इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि भाई आप गुजरात और वेस्ट बंगाल में जितनी गाड़ियां हैं उनको मिला लीजिए, उससे ज्यादा कारें आपको दिल्ली में मिलेंगी। इन 1990 सन 1990 में दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। रैंकिंग 4, लेकिन किस बात में? पॉल्यूशन, अबाउट द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हुआ क्या जी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई पब्लिक के इंटरेस्ट में। एंड सरकार ने कहा भी भाई अब तो वाकई ही समय आ गया, हमें एक्शन लेना ही पड़ा। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। तो हुआ क्या, डीजल को रिप्लेस कर दिया गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, CNG। आपने सुना होगा भाई, CNG से बसें चलेंगी, राइट। सन 2002 में ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वर दे आर सपोज्ड टू बी रन ऑन CNG, राइट। 2002 में ये बात कह दी गई। और CNG क्यों बेहतर है डीजल से? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, फायदे हैं जी कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी कीमत कम है डीजल के मुकाबले, कैनॉट बी एडल्ट्रेटेड, इसमें मिक्सिंग नहीं कर सकते, एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, इट बर्न्स कंप्लीटली, पूरी तरह से जल जाती है, जबकि डीजल में अनबर्न्ट रह जाता है, फ्यूल इज लेफ्ट अनबर्न्ट, और ये कॉस्टली भी है और इजिली एडल्ट्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, CNG का इस्तेमाल तो होगा ही, जितने पुराने व्हीकल्स हो चुके हैं ना, आप पढ़ते होंगे कि भाई 10 साल से पुराने या 15 साल से पुराने, वो नहीं चलेंगे अब सड़कों पे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, राइट। पेट्रोल अनलीडेड होना चाहिए, सल्फर कंटेंट कम होना चाहिए पेट्रोल एंड डीजल का। अगर जो गाड़ियां पेट्रोल वाली हैं या जो डीजल वाली हैं, कारों का अगर हम जिक्र कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें तो CNG पे कर दी है ना, लेकिन हर कार, हर व्हीकल तो CNG पे नहीं है, वो अगर डीजल या पेट्रोल पे है, तो ये मापदंड होने जरूरी हैं। अब हुआ जी कि ठीक है, इससे फायदा तो हुआ, एयर क्वालिटी दिल्ली की इंप्रूव हुई है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ 1997 से 2005 के बीच में। Air pollution problem in Delhi became so serious that PIL public interest litigation was filed in the Supreme Court of India. ठीक है, और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया कि विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड appropriate measures including switching over to entire fleet or transport buses from diesel to CNG must take place, है ना। CNG जो है it is more efficient than petrol or diesel, है ना। क्या एडवांटेज है इसके पास? CNG burns more efficiently, ठीक है, it is cheaper और it cannot be siphoned off by the thieves, है ना। और adulterant like petrol or diesel, पेट्रोल और डीजल में हम इथेनॉल ऐड करते हैं, लेड ऐड करते हैं, ऐसी चीजें हम CNG में ऐड नहीं कर सकते हैं। बस कुछ डिसएडवांटेज से गवर्नमेंट हैज फेस्ड डिफिकल्टी इन लेइंग डाउन पाइपलाइंस to deliver CNG through distribution points, pumps causing interrupted supply, ठीक है। तो डिफिकल्टी यही हो रही है कि पाइपलाइंस कैसे बिछाए जाए जिससे कि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सबके लिए। अंडरस्टूड? So other measures taken by Government of India to reduce pollution were: first, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, and use of catalytic converter in all the vehicle. And thanks to the effort made by the government, air quality of Delhi has significantly improved, and gases like carbon dioxide, sulfur dioxide levels substantially reduced during the period 1997 to 2005. ठीक है, let's solve a question.